हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सौरभ पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम अभी मैंने रखा नहीं है। ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के अकाउंट्स। अगर आपने चूज़ किया है कॉमर्स स्ट्रीम आफ्टर योर टेंथ तो कॉमर्स में अकाउंट्स आपका एक कोर सब्जेक्ट होने वाला है। इंटरेस्ट में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो फ्रेंड्स, आज से हम चालू करेंगे अकाउंट्स का बेस बिल्डअप करना, बिकॉज इन फ्यूचर हमें चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, हमें उसका बेस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। यू वर प्रोबेबली थिंकिंग व्हाई आई लुक्ड एट दिस साइड। तो हम आज से चालू करेंगे अकाउंट्स का बेस बिल्डअप करना, ताकि इन फ्यूचर हम जब अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आएँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए जाएँ या फिर बीकॉम ऑनर्स के लिए जाएँ फ्रॉम DU और एनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, तो हमको अकाउंट्स बहुत अच्छे से आती हो। तो आज से हम कवर करेंगे अकाउंटिंग के बारे में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको पूरा 11th क्लास के अकाउंट्स का कोर्स कवर करवाऊँगा। हमारा जो बेस मटेरियल रहेगा वो होगा NCERT एंड साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे TS अग्रवाल फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस जर्नी में मेरे साथ। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है अकाउंटिंग। अकाउंट्स का मतलब बेसिक टर्म में होता है खाता, और अकाउंटिंग का मतलब होता है उस खाते में होने वाले लेन देन का हिसाब किताब रखना। अगर हम एक डेफिनेशन की तरफ बढ़ें तो अकाउंटिंग का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording and then communicating the information relating to an economic event of an organization to the interested user। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए 1958 में मिस्टर एक्स 10 करोड़ रुपए लेके आए और उन्होंने सोचा कि एक कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होगा मारुति सुजुकी। वी ऑल नो मारुति सुजुकी इज़ एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। तो मिस्टर एक्स ने 10 करोड़ रुपए से क्या किया होगा? कुछ मशीन परचेज़ करी होगी, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग परचेज़ करी होगी, कुछ रॉ मटेरियल परचेज़ किया होगा जैसे वो फाइनल अपना आउटपुट बनाएंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर किया होगा फॉर रनिंग अवर बिजनेस लाइक फॉर वर्किंग इन द कंपनी, एंड कुछ कैश रिटेन करके रखा होगा फॉर बेयरिंग डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक पावर और फ्यूल। उसके बाद उन्होंने कुछ लोन लिया होगा जिससे वो अपने बिजनेस में जिसका पैसा यूज़ करेंगे। तो एक अगर सिंपल बिजनेस प्रोसेस के बारे में हम बात करें किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के, तो वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, मशीन्स में पुट करते हैं। मशीन्स के जब प्रोसेस होती है तो हमको क्या मिलता है? आउटपुट। इस केस में आउटपुट है हमारा कार्स। यह है ग्रैंड विटारा जो कि भी रिसेंटली लॉन्च हुई है। यह क्या है? हमारा आउटपुट है। इसको हम सेल करेंगे डीलर्स को, और डीलर्स से हम क्या लेंगे? कैश इसके बदले में। यानी कि डीलर्स के पास जा रहा है हमारा फाइनल आउटपुट और उससे हमारे कैश को आ रहा है, जिसको बोलते हैं कैश इनफ्लो। दोस्तों, इस केस में जो मैंने जो रॉ मटेरियल दिखाया है इसको बोलते हैं BIW, यानी कि बॉडी इन वाइट, जिसको हम मशीन में पुट करके फाइनल आउटपुट बना रहे हैं। तो ये जो भी लेन देन हो रहा है ना, इसमें मशीन का खरीदना, बिल्डिंग का खरीदना, ये सब इन सबको बोला जाता है ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और इन ट्रांजैक्शन के हिसाब किताब को रखने को बोलते हैं हम अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज़ व्हाट? जस्ट आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे में केस में है मारुति सुजुकी, टू द इंटरेस्टेड यूज़र। आइए इस डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं और इसके टर्म्स के बारे में समझते हैं। जो इसमें सबसे मेन टर्म आता है, इंपॉर्टेंट है, वो है इकोनॉमिक इवेंट। दोस्तों, इकोनॉमिक इवेंट ऐसा लेन देन, ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। यानी कि ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था जिसमें हम मशीन्स को बाई कर रहे थे, तो जब मशीन को हम बाई कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हमको कुछ पैसा देना होगा। मान लीजिए 5 करोड़ का हमने कुछ मशीन खरीदा है कैश बेसिस पे, तो ये 5 करोड़ रुपए हम मॉनेटरी टर्म्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस लेन देन को। ये होता है इकोनॉमिक इवेंट। कुछ इवेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता, लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। हम यहाँ पे किसी डायरेक्टर को अपॉइंट तो कर सकते हैं बट उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो एक टर्म आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना जिसके फाइनेंशियल कैरेक्टर हैं और वो रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी ऐसा लेन देन जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और जिसमें मॉनेटरी टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं। लाइक जो मॉनेटरी टर्म है उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू होगा। हमारे केस में हमने मशीन बाई करी थी, मान लीजिए उस मशीन की वैल्यू है 5 करोड़ रुपये। ये 5 करोड़ है, ये हम उस ट्रांजेक्शन को क्वांटिफाई कर रहे हैं, यानी कि उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। मेजरमेंट का अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो वो होती है क्वांटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स लाइक रुपी और पैसा। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो होता है रिकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको मेज़र कर लेते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने
खाते में उसको रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड जो हम करते हैं वो करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है 1 बाय 1, जो कि इवेंट जो सबसे पहले हुआ है उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो उसके बाद हुआ है वो उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए 6 तारीख को मैंने कुछ मशीन खरीदी है और 7 तारीख को मैंने कुछ मशीन खरीदी है, तो जब मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूँगा तो 6 तारीख वाली पहले होगी और 7 तारीख वाली बाद में होगी। ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो आता है कम्युनिकेशन। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बना लेते हैं, अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स को बना लेते हैं, उसके बाद हम इनको कम्युनिकेट करते हैं टू द यूज़र्स। यूज़र्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ यूज़र होते हैं एक्सटर्नल, कुछ होते हैं इंटरनल। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो विद इन अ कंपनी काम कर रहे हैं, जो कि कंपनी का ही हिस्सा है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं CEO, MD, चेयरमैन, CFO। ये सब क्या होते हैं? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, जो कि कंपनी के फ्यूचर में जो भी प्लान्स हैं, एक्शंस हैं, उनको डिटरमाइन करते हैं। मैनेजर्स, फाइनेंशियल ऑफिसर्स और लोग। एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर वो पर्सन होता है जो कि कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहा है। हमारे केस में मारुति सुजुकी के शेयर्स को जो लोग होल्ड करते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। गवर्नमेंट के पास हम काफ़ी तरीके के टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो उनके पास भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमको हेल्प करता है फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ और शेयर्स। सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि शेयर एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। तो अगर हम अपनी डेफिनेशन की तरफ बढ़ें तो सिंपल टर्म्स में अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इवेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूज़र। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वो टर्म्स हैं जो आप अपने कॉमन रूटीन में बहुत सुनने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म आता है वो होता है एसेट्स। एसेट्स वो इकोनॉमिक रिसोर्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जिनको वो ओन करती है और जो यूज़ करती है फॉर रनिंग इट्स बिजनेस और इट्स ऑपरेशन। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म। एसेट्स आर यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स ऑपरेशन। एसेट्स को हम 2 केस में डिवाइड करते हैं। एक होती है करंट एसेट्स, एक होती है नॉन करंट एसेट्स। दोस्तों, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि विद इन अ 1 ईयर या तो हम उनको कंज्यूम कर लेंगे या सेल कर देंगे या फिर उनको रियलाइज़ कर लेंगे। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो हमको ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 5 ईयर, 10 ईयर, यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा भी हम यूज़ करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ रिटर्न देने वाले हैं वो हमको। लाइक मशीनरी, प्लांट एंड बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को हम काफ़ी सालों तक यूज़ कर सकते हैं। अगर करंट एसेट्स का एग्जांपल है तो सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हम उधार पे सेल करते हैं, यानी कि जिनको हम सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, उनसे हम पैसा ले लेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो वो पार्ट बनते हैं हमारी करंट एसेट्स का। हमेशा याद रखिए, एसेट्स को हम हमेशा ओन करेंगे, यानी कि वो हमारे नाम में होंगी। मान लीजिए मैंने रेंट पे एक बिल्डिंग खरीदी है। ये बिल्डिंग यूज़ तो मैं ही कर रहा हूँ फॉर रनिंग इट्स आवर बिजनेस, बट ये मेरे नाम में नहीं है, मैं इसको ओन नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरी एसेट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जैसे कोई भी हमने उधार लिया है या फिर कोई भी ऑब्लिगेशन जिसको हमको इन फ्यूचर पे करना है। लाइबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशंस और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैव टू पे इन फ्यूचर। जो भी हमको लाइबिलिटीज़ देते हैं, जो भी हमारे क्रेडिटर्स होते हैं या फिर जिनसे हम बोरो करते हैं, हमेशा याद रखिए उनका हमारी एसेट पे पहला क्लेम होता है। इन द इवेंट व्हेन वी डोंट पे देम द मनी, वो क्या कर सकते हैं, हमारी एसेट को ले सकते हैं या फिर उसको बेच के पैसा ले सकते हैं। ठीक है ना। तो उनका पहला क्लेम होता है हमारी एसेट पे। लाइबिलिटीज़ को भी हम 2 टर्म में डिफाइन करते हैं, एक होता है करंट, एक होता है नॉन करंट। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमको विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ही रीपे करनी होती हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरिंग। मान लीजिए हमने किसी से पैसा लिया हुआ था 3 महीने के लिए, अभी हमको सिर्फ 3 महीने बाद उसको रीपे करना है, तो ये कैसी लाइबिलिटी है? ये एक करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हम रीपे करते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग। हमने लोन लिया है बैंक से 5 साल के लिए, वो क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, उसको हम 5 साल बाद रीपे करेंगे, तो वो हमारा पार्ट बनता है नॉन करंट लाइबिलिटी का। याद रखिए, जब भी हम पैसा उधार पे ले रहे हैं उनका फर्स्ट क्लेम होता है हमारी एसेट्स के ऊपर। इसके बाद टर्म आता है कैपिटल। फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स 10 करोड़ रुपए लेके आ रहे थे मारुति सुजुकी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि ओनर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट करता है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो 10 करोड़ रुपए थे हमारे एग्जाम्पल में, वो है कैपिटल। इट इज़ ब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स। ओनर हैज़ क्लेम ओवर द कैपिटल, दैट्स वाई इट इज़ शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बिजनेस। देखिए, बिजनेस एक अलग टर्म होता है एंड जो उसका ओनर है वो एक अलग पर्सन हो गया, ये दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं।
तो जब एक ओनर अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है तो उस बिजनेस की वो लायबिलिटी होती है कि वो उसको इतना पैसा रीपे करे। तो याद रखिएगा कि जब भी हम कैपिटल इन फ्यूचर यूज़ करेंगे तो उसको हम हमेशा लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी ही है, बिजनेस को उसको ओनर को वो पैसा लौटाना ही है इन फ्यूचर। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ कैश और मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। ओनर हैज़ द क्लेम ओवर द कैपिटल, दैट्स वाई इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसके बाद आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू वो अमाउंट होती है जो हम अर्न करते हैं बाय सेलिंग अवर प्रोडक्ट और बाय रेंडरिंग सर्विसेज। हम जो भी अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सर्विसेज देते हैं और उनसे जो इनकम जनरेट होती है वो रेवेन्यू का पार्ट होती है। दोस्तों रेवेन्यू एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें सिर्फ यही नहीं आता है, और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं लाइक कमीशन, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़, रेंट। मान लीजिए मारुति सुजुकी के पास एक बिल्डिंग है जो कि आइडल पड़ी हुई है, उसको उन्होंने क्या किया, किसी को रेंट पे दे दिया है। तो जो हम रेंट अर्न कर रहे हैं वो भी हमारी एक इनकम है और वो हमारा रेवेन्यू का पार्ट बनेगी। इसी के तरीके से होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चा या जिसको हम कर रहे हैं फॉर रनिंग अवर बिजनेस, या फिर कोई भी लायबिलिटीज़ को हम इनकर कर रहे हैं, कोई भी उधार ले रहे हैं फॉर रनिंग अवर बिजनेस। एक एग्जांपल है तो फिर परचेज ऑफ मशीनरी या फर्नीचर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको खर्च करके हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमको रिटर्न्स देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमको रिटर्न्स देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। लाइक अगर हम अपने रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, उसको क्या करते हैं हम जल्दी से जल्दी यूज़ कर लेते हैं, वो होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट। लेकिन अगर हम किसी बिल्डिंग को परचेज करेंगे तो वो हमको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा हमको लॉन्ग टर्म तक रिटर्न्स देगी, हम उसको यूज़ करते हैं काफ़ी सालों तक, तो वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस। यानी कि मेरी जो इनकम हुई है मान लीजिए वो है 10,000 रुपये और जो मेरा खर्चा हुआ था वो हुआ था 8,000 रुपये, तो मेरा इस केस में प्रॉफिट क्या है, 2,000 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट अर्न किया है। ये क्या है, इट इज़ सिंपली एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉस की तरफ। लॉस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, यानी कि उल्टा, आपने खर्चा कर दिया है 10,000 का और आपकी इनकम है सिर्फ 8,000 की, तो आपको 2,000 रुपये का यहाँ पे हो गया है लॉस। लॉस हम और भी तरीके से इनकर कर सकते हैं, लाइक अगर हमारी बिल्डिंग में आग लग गई है या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसमें हमने कुछ पैसे गंवा दिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ गंवा दी है जो कि महंगी थी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा थी, तो वो भी हमारे लॉस का पार्ट होता है। इसके बाद आता है गेन। गेन वो प्रॉफिट होता है जो कि हम कोर बिजनेस से नहीं कमा रहे हैं बट इंसिडेंटल टू बिजनेस है, यानी कि रिलेटेड टू आवर बिजनेस ही है। हमारे केस में मारुति सुजुकी का ऑपरेशन है कार्स को बनाना और उसको बेचना। मान लीजिए मारुति सुजुकी के पास एक बिल्डिंग थी जो कि काफ़ी पुरानी हो गई थी, जिसकी वैल्यू इस वक्त थी 10 लाख रुपए। उन्होंने क्या किया, उस बिल्डिंग को 12 लाख रुपए में बेच दिया। ये जो 2 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है ये है गेन। ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा कोर बिजनेस नहीं है सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी और बिल्डिंग, बट रिलेटेड टू आवर बिजनेस है। हम उस बिल्डिंग को बिजनेस में ही यूज़ कर रहे थे, तो रिलेटेड टू आवर बिजनेस है, तो इसको हम बोलते हैं गेन। इसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो एक ऐसा टर्म है जो कि हम रेगुलर डेज में भी सुनते रहते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड, यानी कि जो प्राइस है उससे जब हम उसमें कुछ रिडक्शन मांगते हैं फ्रॉम द डीलर, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। दोस्तों डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब हम देते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि मैं अभी किसी डीलर के पास गया हूँ, मान लीजिए मुझे 11 लाख की कुछ कार खरीदनी थी, मैंने उसे बोला सर मुझे इस पर कुछ डिस्काउंट दे दे, तो उसने बोला मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो ये जो 5% का डिस्काउंट है ना, ये होता है ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ये दिया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल। ये एक एग्रीड परसेंटेज होता है ऑफ द प्राइस ऑफ दैट गुड। कैश डिस्काउंट का मतलब, कैश डिस्काउंट हम देते हैं अपने डेटर्स को जिनको हमने उधार पे कुछ सेल किया है, ताकि उनसे जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए। उनको हम कैसे कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, लाइक मैंने किसी को उधार पे पैसा दिया है, अब मैं उससे कह रहा हूँ अगर आप पेमेंट कर देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज़ तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। अगर आप मुझे रीपे करते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डे तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। ये क्या होता है, ये होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सिंपली इंकरेज करता है डेटर को फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट्स। आता है वाउचर। जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन को अगर करते हैं तो उसका एक एविडेंस होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हम दिखा सकते हैं कि जी हाँ मैंने ये ट्रांजेक्शन करी थी, मैंने एक मशीन परचेज़ करी थी या फिर सेल करी थी। तो वाउचर्स जो होता है वो होते हैं एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन।
जैसे कि इनवॉइस या फिर मेमो। जब हम किसी भी शोरूम पे जाते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं तो हमें एक बिल मिलता है। वो बिल होता है इनवॉइस, यानी कि वो क्या है, वो एक सिंपल एविडेंस है उस ट्रांजैक्शन का जो कि हमने करी है। उसके बाद आता है गुड्स। गुड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं। गुड्स आर द आइटम इन विच अ बिजनेस यूनिट इज़ डीलिंग। कोई भी ऐसा आइटम जिसमें बिजनेस यूनिट डील कर रही है, जिसको वो खरीद रही है और आउटपुट बना रही है, वो होते हैं गुड्स। गुड्स को हम या तो बाई करते हैं और सेल करते हैं, या फिर हम उनको मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर सेल करते हैं। हमारे केस में मारुति सुजुकी एक मैन्युफैक्चरर है, तो वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा और फिर सेल करेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं ट्रेडिंग करते हैं, जो लाइक किसी भी जनरल स्टोर वाले के पास आप जाएंगे तो वो क्या करता है, वो आपको कुछ भी सामान देता है, वो उसको खुद नहीं बनाता है, वो कहीं से खरीद के लाता है, यानी कि कहीं से बाई करता है और फिर आपको सेल करता है विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन इट। तो वो सब उसके लिए क्या है, वो सब गुड्स है। An item that is good for someone is maybe an asset to other. Like car sold by a dealer is good to him but an asset to the customer. जब हम एक कार बाय करते हैं तो वो हमारे लिए तो एसेट है, वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म रिटर्न देने वाली है, उसको हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने वाले हैं। बट डीलर के लिए वो एक गुड है बिकॉज वो उसमें ट्रेड कर रहा है। इसके बाद आता है ड्राइंग। दोस्तों ड्राइंग कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है। कैपिटल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बाय द ओनर इन द बिजनेस। ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉवल ऑफ मनी बाय द ओनर और फ्रॉम द बिजनेस। विड्रॉवल हम मनी का भी कर सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ गुड्स भी ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने कुछ मशीन ले लिया अपने बिजनेस से, या फिर कोई बिल्डिंग ले ली अपने बिजनेस से, वो भी ड्राइंग का पार्ट होता है। ड्राइंग क्या करता है, इट अल्टीमेटली रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर इन द बिजनेस। जब भी हम पैसा बिजनेस से निकाल लेंगे तो हमारी कैपिटल को वो रिड्यूस कर देगा, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देगा। इसके बाद आता है परचेजेस। परचेजेस आर द टोटल ऑफ गुड प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस ऑन कैश और क्रेडिट बेसिस। जब भी हम गुड्स को परचेज़ करते हैं, उनको दो ही टर्म पे परचेज़ किया जा सकता है, या तो कैश बेसिस पे या फिर क्रेडिट बेसिस पे। कैश बेसिस का मतलब हुआ जब हम गुड्स परचेज़ कर रहे हैं उसी टाइम पे हमने पेमेंट कर दिया है। क्रेडिट बेसिस का मतलब होता है हमने उनको उधार पे ख़रीदा है और हम उनको इन फ्यूचर पे करेंगे, वो हमारी क्या बनती है, लायबिलिटी का पार्ट बनती है। इसके बाद आता है स्टॉक। दोस्तों स्टॉक वो गुड्स होते हैं जो कि अभी अनसोल्ड हैं और हमारे वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। अगर आप किसी भी नॉर्मल दुकान पे जाते हैं तो वो लोग कहते हैं ना कि हमारे गोदाम में माल पड़ा हुआ है। वो जो माल पड़ा हुआ है ना, वो होता है स्टॉक। गुड्स लाइंग अनसोल्ड इन द वेयर हाउस। द गुड्स डेट आर विद बिजनेस एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। जो भी बिजनेस में हमारे पास रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में जितना भी माल पड़ा हुआ होता है, जितने भी गुड्स पड़े हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक एक साल का क्लोजिंग स्टॉक है, यही अगले दिन जाके दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर क्या होता है, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर रनिंग अवर बिजनेस। एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट होता है। दीज आर द अमाउंट स्पेंड बाय द एंटिटी टू रन इट्स ऑपरेशन। जो डेली ऑपरेशन को रन करने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं वो हमारी एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है। लाइक पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस टू द एम्प्लॉयज़, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब हमारे एक्सपेंस का पार्ट बनता है। इसके बाद आता है डेटर्स। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हम उधार पे सेल कर रहे हैं और जिनसे हमको पैसा कुछ रिसीव करना है। पर्सन हु ओज टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि जो हमसे उधार पे माल खरीद रहे हैं वो होते हैं हमारे डेटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स ऐसे पर्सन्स होते हैं जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि उधार पे कुछ खरीद रहे हैं। पर्सन्स टू होम एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। इसके बाद आता है सेल। दोस्तों रेवेन्यू जो हमने सीखा था वो एक ब्रॉड टर्म था, उसी का एक पार्ट होता है सेल। सेल क्या करता है, जो भी इनकम हम जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम आवर कोर बिजनेस, उसको बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू। सेल इज़ द अमाउंट कलेक्टेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और रेंडरिंग सर्विसेज। हमारे एग्जांपल में मारुति सुजुकी कार बेच के डीलर से कुछ पैसा ले रही थी, ये होता है सेल्स रेवेन्यू। रेवेन्यू एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें सेल्स रेवेन्यू भी आता है, अदर इनकम भी आती हैं, जैसे कि रेंटल इनकम होती है या फिर कोई इंटरेस्ट इनकम है, वो भी उसका पार्ट बनती है। हमारे में एग्जांपल है अमाउंट अर्न बाय सेलिंग कार, जो कि मारुति सुजुकी अर्न कर रही थी। सेल्स रेवेन्यू इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। फ्रेंड्स ये थे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जिनको हमने समझा है। आइए एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये तुरंत की तुरंत याद भी हो जाए। दोस्तों ये है एनसीईआरटी का टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 5। इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। मिस्टर सनराइज हैज़ स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी। मिस्टर सनराइज ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी। मैंने आपको बताया था कि गुड्स को हम दो तरीके से
डील करते हैं, या तो हम उसको बाई करते हैं एंड सेल करते हैं, या फिर हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर सेल करते हैं। यहाँ पर मिस्टर सनराइज उसको बाई एंड सेल कर रहे हैं, यानी कि वो एक ट्रेडर है। किसको? स्टेशनरी को बाई एंड सेल कर रहे हैं, यानी कि उनका स्टेशनरी का बिजनेस है। उन्होंने क्या करा है, स्टार्ट करा है अपने बिजनेस को 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा के। ये उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ऑफ विच ही पेड 1 lakh फॉर फर्नीचर, 2 lakh फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम्स। He employed a salesperson and a clerk. At the end of the month, he paid 5,000 rupees as their salary. Okay. Out of the stationery board, he sold some stationery for rupees 1.5 lakh on for cash basis. यानी कि उन्होंने सेल किया है कैश बेसिस में। ओके, 1.5 लाख का। उसके बाद सम अदर स्टेशनरी को उन्होंने सेल किया है 1 लाख पे ऑन क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर रवि। यानी कि रवि कौन है? रवि उनके डेटर हैं जिनको उन्होंने उधार पे कुछ माल सेल किया है। Subsequently, he bought a stationery item of rupees 1.5 lakh from Mr. Peace. Mr. Peace से उन्होंने 1.5 लाख का कुछ आइटम खरीदा है। हमेशा याद रखिए, अगर इसमें नहीं लिखा है ऑन कैश बेसिस तो ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यानी कि हमने उनसे उधार पे पैसा खरीदा है। इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ देयर वाज अ फायर एक्सीडेंट एंड ही लॉस्ट 30,000 रुपीज़। A part of the machinery which cost 40,000 was sold for 45,000. चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। What is the amount of capital with which Sunrise has started business? हमारे केस में सनराइज 5 लाख रुपए लेके आ रहे थे, जिससे वो क्या कर रहे थे, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे थे। ये जो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना अपने बिजनेस में, ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं हम कैपिटल। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स 10 करोड़ रुपए लेके मारुति सुजुकी को स्टार्ट कर रहे थे। व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट ही बॉट? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने वाले हैं। हमारे केस में उन्होंने फर्नीचर परचेज़ किया है मिस्टर सनराइज ने। फर्नीचर की वैल्यू होती है 1 लाख रुपीज़। फर्नीचर क्या है? फिक्स्ड एसेट है, यानी कि नॉन करेंट एसेट है। ऐसा एसेट जो कि फिक्स्ड है फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, हम उसको यूज़ करने वाले हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज्ड? याद रखिए, गुड्स का मतलब होता है जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं। मिस्टर सनराइज डील कर रहे हैं स्टेशनरी आइटम में, तो इनका गुड्स क्या है? स्टेशनरी उनका गुड्स है। तो हमको बताना है कि वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है। उन्होंने 2 लाख रुपए की स्टेशनरी बाय करी थी, तो वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है हमारे में? 2 लाख रुपीज़। उसके बाद आता है व्हाट आर द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो अमाउंट होता है जो कि हम इनकर करते हैं फॉर रनिंग आवर डे टू डे ऑपरेशंस। यहाँ पे क्या था, सनराइज ने कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर किया था, सेल्स पर्सन को हायर किया था और क्लर्क को हायर किया था, और उनको सैलरी दे रहे थे 5,000 रुपीज़। ये है एक्सपेंसेस, यानी कि 5,000 रुपये हमारे इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस हैं। व्हाट इज़ द गेन ही अर्न्ड? मैंने आपको बताया था गेन वो प्रॉफिट होता है जो कि हम कोर बिजनेस से नहीं कमा रहे हैं, बट हमारा वो इंसिडेंटल टू बिजनेस है। इस केस में मिस्टर सनराइज ने एक पार्ट ऑफ मशीनरी को सेल किया है जिसकी वैल्यू थी 40,000 रुपीज़, जिसको हमने सेल किया था 45,000 में। तो यहाँ पे जो गेन है हमको वो है 5,000 रुपीज़ का, जो कि हम अर्न कर रहे हैं बाई सेलिंग अ मशीनरी दैट इज़ इंसिडेंटल टू आवर बिजनेस। उसके बाद है व्हाट इज़ द लॉस ही इनकर्ड? आई टोल्ड यू कि लॉस, जो हम अगर कोई वैल्यू का गुड लॉस्ट कर देते हैं किसी फायर में या किसी एक्सीडेंट में, वो हमारी लॉस का पार्ट बनता है। इस केस में एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मिस्टर सनराइज ने 30,000 के स्टेशनरी आइटम को खो दिया था। तो इसमें लॉस की अमाउंट क्या है? 30,000 रुपीज़ का हमारा लॉस हुआ है। Who is the debtor? What is the amount receivable from him? I told you कि debtors are the person to whom we sell on credit basis. In this case, Mr. Ravi is our debtor, जिनको हमने 1 लाख रुपए का सामान उधार पे दिया था। तो who is the debtor? Mr. Ravi is the debtor. And what is the amount? Amount is 1 lakh rupees. What is the total amount of expenses and losses incurred? एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो कि हम डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए करते हैं। इसमें हम 5,000 रुपीज़ दे रहे थे एम्प्लॉयज़ को, और लॉस हमको हुआ था 30,000 रुपीज़ का, यानी कि जो हम फायर एक्सीडेंट की वजह से जो हमने गुड्स गवा दिए थे उनकी वैल्यू थी 30,000 रुपीज़। तो इसका टोटल आता है 35,000। द अमाउंट ऑफ लॉस एंड एक्सपेंसेस जो हमारे इस क्वेश्चन में होगा वो होगा 35,000। इसके बाद है 10th क्वेश्चन। ये मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, इसको प्लीज़ आप सॉल्व करिए, इसको ट्राई करिए। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ये भी सॉल्व करवा के दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और टर्म के बारे में बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, नॉर्मल पर्सनस का जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो होता है फ्रॉम 1 Jan, बट कॉमर्स स्टूडेंट का जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो होता है फ्रॉम 1 April। जी हाँ, यानी कि ये वो डेट होती है जिस दिन हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, न्यू अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है 1 April से और एंड होता है 31 March। ये जो 1 ईयर का पीरियड होता है इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं
हमारे बिजनेस में बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च, उनको हमको आइडेंटिफाई करना होता है, मेज़र करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है एंड देन कम्युनिकेट करना होता है टू द इंटरेस्टेड यूज़र। तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 of April and ends on 31st of March. All the transactions that are happened in this period has to be covered for accounting. दोस्तों इसके बाद होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट होता है जो हम ईयर एंड पे बनाते हैं, यानी कि जो 31 ऑफ मार्च को बनाते हैं। बैलेंस शीट हमको बताता है कि हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कितनी ओनर की इक्विटी यानी कि कैपिटल है। हमारे केस में मिस्टर एक्स कुछ पैसा लेके आए थे, 10 करोड़ की कैपिटल उन्होंने लगाई थी और 2 करोड़ का लोन लिया था। उन्होंने क्या खरीदा था, उससे कुछ मशीन्स परचेज़ करी थी। मशीनरी में खरीदा था उन्होंने 2 करोड़ की मशीन खरीदी थी, बिल्डिंग खरीदी थी 6 करोड़ की, 1 करोड़ का उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा था। मान लेते हैं ये हमारे अभी भी स्टॉक में अनसोल्ड पड़ा हुआ है, तो ये हमारी बैलेंस शीट का पार्ट बनता है बिकॉज इट इज़ एन करेंट एसेट। और कुछ कैश बचा हुआ है 3 करोड़ रुपये का। इसका जो टोटल होता है ना, वो हमेशा इक्वल होता है। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड हमेशा इक्वल होता है। इसको और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं लाइक एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। जितना वैल्यू हमारी एसेट्स का है वो टोटल होता है लाइबिलिटीज़ का एंड इक्विटी का। तो ये 2 टर्म्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी आप नॉर्मल टर्म्स में बहुत सुनने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी पहली वीडियो जिसमें हमने सीखा अकाउंटिंग के बारे में, समझा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। जो इस वीडियो में मैंने नोट्स यूज़ करे हैं, यू कैन फाइंड इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों अब टाइम है आपको कुछ दिखाने का। दोस्तों ये है एंटीलिया, इस वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस जो कि ओन करते हैं मिस्टर मुकेश अंबानी। इस हाउस की कीमत है अराउंड $2 बिलियन, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, इस घर की वैल्यूएशन है अराउंड $2 बिलियन, जो कि ज़्यादा है कई सारी कंट्रीज़ की जीडीपी से भी। तो वी टुक द एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग वाइल टॉकिंग अबाउट द बेस ऑफ अकाउंटेंसी, बिकॉज जब इस बिल्डिंग को बनाया गया होगा तो इसके भी बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा गया होगा ताकि ये फ्यूचर में आने वाली किसी भी कैलेमिटी को ईजिली टैकल कर सके। इसी तरीके से हम भी अपने अकाउंटिंग के बेस को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि फ्यूचर में आने वाली किसी भी टफ से टफ अकाउंटिंग प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।